नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अताउर रहमान साहब। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सब जानते हैं, मुद्दा वही कोरोना से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मौजू को मैंने थोड़ा चेंज किया है। कोरोना में भाईचारे की बात कितनी देश के अंदर हो रही है वो सब जानने मैंने बुलाया है अताउर रहमान साहब को अपने पास। अताउर भाई, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। सवाल सीधा भी कह सकता हूँ और कुछ लोगों के लिए बड़ा टेढ़ा है। कोरोना का महाकाल चल रहा है, बीमारी की संख्या की सीमाएं ख़त्म होने पर हैं, शमशान घाटों में चिताओं की सीमाएं ख़त्म होने पर हैं, कब्रिस्तान में कब्रों की सीमाएं ख़त्म होने को हैं, लेकिन क्या देश में आपसी भाईचारा नज़र आ रहा है? और आ रहा है तो किस तरह से, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाईचारा तो आज के जो हालात में जो कोरोना से बड़ी जो महामारी है वो आपसी भाईचारा को ख़त्म करने वाले जो लोग हैं वो हैं। ये कोरोना से भी बड़े वायरस हैं और आज के जो दौर में देखने को मिलता है कि जैसे हॉस्पिटलों में बेड नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है और मतलब लोग जो है अपने घरों में भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन की बड़ी ज़बरदस्त कमी हो रही है और मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं से कोई प्राइवेट डॉक्टरों की भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। लोगों के पास पैसा है, वो खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो करें भी कहाँ, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। मैं खुद, मेरे एक दोस्त हैं, उनके घर में एक पेशेंट थे, उनको ले जाके मतलब बेड की तलाश में पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल खंगाल मारे, मगर कहीं कोई आईसीयू बेड नहीं मिला। बहुत दिक्कत का मामला है और ये कोरोना तकरीबन 1 साल हो गया इसे, इससे पहले से ये मतलब 1 साल से ज़्यादा हुआ, तब से ये चल रहा है और सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन सरकार जो है वो पता नहीं क्या खेल खेल रही है, क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब पिछले साल कोरोना की बात शुरू हुई थी, कोरोना महामारी ने अपना कहर दिखाया था, तो दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम पूर्वी दिल्ली के निवासी हैं तो पूर्वी दिल्ली की बात मैं ज़रूर करूंगा इसमें। पूर्वी दिल्ली ने दिल्ली वासियों के लिए एक घोषणा दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी कि 1.5 लाख बेडों के बनने का ऑर्डर दे दिया है विद वेंटिलेटर। क्या वो वादा कहीं सफल होता हुआ नज़र आया इन दिनों? देखिए, मैं तो ये बात कहूँगा कि शुरू में जब ये पिछले जनवरी में 2019 की जनवरी में ये हाहाकार, ये वायरस का मामला आज सामने आया था और उसके बाद भी हमारी सरकार नहीं जागी थी और अब भी सरकार जो है वो पता नहीं क्या कर रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीच में इतना लंबा टाइम हुआ, जितने भी वादे हैं सिर्फ ज़बानी जुमले हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, सब सरकारें जो है फेल हैं। क्योंकि बात पिछले साल की हुई है, मुझे एक सवाल याद आ गया पिछले साल का ही। पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था, बिल्कुल शुरुआती दौर था, कुछ दिन बीते ही होंगे, तो दिल्ली मरकज़ को टारगेट किया गया कुछ लोगों द्वारा। इस बार किसको जिम्मेदार बनाएगी सरकार? पिछली बार तो जमातियों को जिम्मेदार बना दिया, इस बार किसको बनाने की, आपको किस तरह से देखें इस चीज़ को? देखिए, ये वही बात आ गई जो मैं कह रहा था कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बड़ा वायरस और ख़तरनाक वायरस है। आपसी प्यार मोहब्बत को ख़त्म करने वाले जो लोग हैं वो उससे ज़्यादा उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और अब जैसे पहले जमातियों को टारगेट बना के वायरस बम के नाम दिया था और मीडिया का इसमें बहुत गंदा रोल देखने को मिला। तो आप बुरा ना माने, मतलब क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते और आप भी ऐसे हों तो आपके लिए भी। तो मीडिया ने बहुत गंदा रोल अदा किया, सरकारों ने भी अच्छा रोल अदा नहीं किया। ख़ासकर दिल्ली सरकार ने जो है वो मौलाना साद साहब के लिए ये बात कही कि भाई इनको अरेस्ट करना चाहिए, जबकि कोई तफ्तीश किसी चीज़ की बुनियादी ग्राउंड लेवल पर कोई तफ्तीश नहीं करी गई, बस उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अब जब कोरोना इतना, मतलब इनको सब चीज़ पता था, पहले तो अचानक में हुआ था, अब तो सारा कुछ पता था ना। तो अब कुंभ के अंदर जो इतना ख़तरनाक तरीके से मतलब करोड़ों की तादाद में भीड़ को जमा किया गया और जानबूझ के इस बात को दिखाया गया कि हम ऐसा करेंगे, और पूरा स्पेशल तौर पे मैं देखूं कि दिल्ली के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इनकी हठधर्मी की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो वायरस की आग में जल रहा है। दिल्ली में तो मैं कहूँगा कि दिल्ली की सरकार फेलियर तो है,
लेकिन कम से कम जितने बेड हैं उनके पास हैं तो सही, वो इलाज तो कर रहे हैं। दिल्ली के शमशान घाटों में चाहे लकड़ी ना सही, लेकिन थोड़ी लकड़ियों से भी कैसे ना कैसे ही मतलब दाह संस्कार तो हो रहा है। कब्रिस्तान में जगह नहीं तो उन्होंने जगह बढ़ाई गई, शमशान की जगह कम पड़ी तो जगह बढ़ाई गई। तो ये सारा कुछ दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन स्पेशल तौर पे यूपी सरकार का जो मामला है वो निकम्मापन है। मैं ये कहूँगा कि यूपी के लोगों के साथ, उनकी जान के साथ एक तरह से खेल खेला जा रहा है कि तुम मर जाओ तो अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल हाँ देखने को मिल रहा है। इसमें मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो जो न्यूज़ है उसी की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। लखनऊ का बुरा हाल है, कानपुर का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, बेड की कमी नहीं, तो फिर सड़कों पर इतनी भीड़, पेशेंटों की भीड़ सड़कों पर कैसे आ गई? देखिए वो कह सकते हैं, उसकी वजह है, एक तरह से वो सच भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कोरोना टेस्ट का कोई मामला रखा ही नहीं। जब टेस्ट ही नहीं करेंगे तो हम कोरोना पेशेंट कहाँ से निकलेंगे? लोग घरों में मर रहे हैं और वो उसी तरह जला दिए जाते हैं, लोग जो है वो दफना दिए जाते हैं, और वो सरकार जो है कुछ करके राज़ी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, एक तो हॉस्पिटल भी बहुत कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल उसका इलाज नहीं कर सकते, उनको अथॉरिटी नहीं है। कुल मिला के जो है यूपी सरकार ख़ास तौर से लोगों की जान के साथ खेल रही है, और उसका शायद मानना यह है कि पब्लिक कम हो जाए तो अच्छा है। इन दिनों पूर्वी दिल्ली में दिल्ली पुलिस का रवैया देखा गया, जैसे पिछली बार कोरोना में हमने देखा कि पुलिस भी साथ में बोल रही थी और उनकी जो लाठी होती है वो भी साथ में बोल रही थी। लेकिन इस बार के लॉकडाउन में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, बल्कि पुलिस का एक दूसरा ही चरित्र हमने देखा। पूर्वी दिल्ली की पुलिस की मैं बात ज़रूर करूंगा इसमें। पूर्वी दिल्ली की पुलिस जगह जगह पर हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन का इंतज़ाम करा रही है, अपनी सुरक्षा में ऑक्सीजन वहाँ पहुँचा रही है। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? जैसे हमने अभी पिछले हफ्ते की बात बताऊँ मैं आपको, 70 मरीजों की जान अचानक लाइफलाइन हॉस्पिटल में ख़तरे में आ गई थी। रात में 1-1.25 घंटे का 1.5 घंटे का ऑक्सीजन बचा था, तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, दोनों एसएचओ हमारे लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंचे। रात को ही उन्होंने 12 बजे कहीं से बल्लभगढ़ से, फरीदाबाद से गैस का इंतज़ाम करवाया और वो यहाँ छोड़ के भी गए। और अभी इसी तरह से 3 दिन पहले खंडेलवाल हॉस्पिटल कृष्णानगर की पुलिस खुद इंतज़ाम करके लाई और वहाँ पे चलाया भी। इसको किस नज़र से देख रहे हैं पुलिस के रवैये को? क्या कोई राजनीति है या सच में कुछ रवैया अब की बार सुधरा है उनका? देखिए, जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात है तो मेरी नज़र में पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट अगर कोई पुलिस है तो वो दिल्ली पुलिस है। और पिछली दफ़ा लॉकडाउन जब हुआ था तो अचानक लॉकडाउन हुआ था, पुलिस को तो गाइडलाइन मिल गई थी कि आपको करना क्या है, लेकिन पब्लिक को कुछ पता ही नहीं था, ना वो समझ पा रही थी। तो पुलिस ने डंडा भी चलाया और कुछ पुलिस वालों को भी, क्योंकि वो जिस तरह का मामला चलता रहता तो वो उसी तरह में मतलब उनको मैं वो बात कहना नहीं चाहता, क्योंकि उगाही का मामला एक रहता है, पुलिस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है। तो उस चीज़ में जो है ना वो फ़ायदा उठा रही थी, और क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता था कि ये मामला है क्या। तो इस बारी इसका मामला ये है कि पब्लिक को पता है, असल में पुलिस को भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि ये कोरोना वायरस है क्या। क्योंकि जब लोगों के घरों से जनाजे निकलने लगे, अर्थियाँ निकलने लगी, तो लोग अब पुलिस को समझाना नहीं पड़ रहा कि भाई घर में चलो। अब लोग खुद घर में बैठे हैं, कह रहे हैं वही पुलिस को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब। तो इसलिए पुलिस का भी जो अब रोल है वो पहले से सबक ले लिया पुलिस ने, क्योंकि पहले पुलिस भी क्योंकि पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा टच थी, तो पुलिस भी उसके वायरस के शिकार हुई थी। पूर्वी दिल्ली के सैकड़ों लोग आपको देख रहे हैं। आज पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे कोरोना महामारी और आपसी, ख़ास तौर पे आपसी भाईचारे को देखते हुए? देखिए, संदेश का मामला तो कुछ यूँ है कि मैंने जैसे बताया कि कोरोना वायरस जो है वो इतना बड़ा वायरस नहीं है। ये साल 6 महीने के अंदर हम लोग इससे लड़ लेंगे और इसे भगा देंगे। हमें उम्मीद है हमारी सरकार चाहे कितनी भी निकम्मी सही, लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता कुछ तो होगा, तो इससे तो लड़ लेंगे। लेकिन जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, इनका सरकार को कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सरकार नफ़रत फैलाने वालों पे शिकंजा नहीं कसती, इनको ख़त्म नहीं करती, तो ये वायरस जो है वो मुल्क को तबाह कर देगा। और मुल्क जो है वो अभी जो देखें कि हम बांग्लादेश से पीछे चले गए, ये बड़े शर्म की बात है। तो इसी तरह अगर हम पीछे जाते रहे
इसी तरह हम पीछे जाते रहे तो ये हम पाकिस्तान से भी बहुत पीछे चले जाएंगे, हम बाकी जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनसे भी पीछे चले जाएंगे। तो ये नफ़रत फैलाने वाला जो वायरस है ये इसको ख़त्म करना चाहिए और सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो भी नफ़रत के बोल बोले, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, नफ़रत के बोल बोलने वाले पे फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जिसे लोग देखें और उससे इबरत हासिल करें। अगर ऐसा नहीं किया गया सरकार की तरफ से तो लोग जो है ना वो जुल्म करेंगे और जुल्म करके अपने आप को अपने कंधे ऊंचे करेंगे। तो ये मैं कहूँगा कि जो लोग इस तरह नफ़रत फैला रहे हैं वो कैसे भी फैलाते रहें, चलो वो उनका काम है, उनका सरकार देख लेगी। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत रखें एक दूसरे के साथ। एक और चीज़ है कि कोरोना वायरस के टाइम पे जैसा आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग जो ना किसी की डेथ हो गई कोरोना वायरस से तो लोग उससे बचते हैं। तो ऐसे में जो मोहल्ले वाले हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो सब उन लोगों का साथ दें और जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई है या जो बीमार हैं उनको हेल्प दें किसी भी तरीके, किसी भी लेवल पर जाकर, क्योंकि उसकी जगह हम भी हो सकते हैं। तो ये सोच के एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ये सोच के नहीं कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या कोई किसी भी कम्युनिटी से हो, बस ये सोचना चाहिए कि ये परेशान है, ये इंसान है, हमें इसका साथ देना है। तो हम भी अपने सारे दर्शकों से यही गुजारिश करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि जो कोरोना से बड़ा वायरस है जो आपसी भाईचारे को ख़राब कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे हम सब लोगों को बचना चाहिए और हम सब लोगों को बचने का प्रयास भी करना चाहिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।